Hello everyone. So we are starting bioavailability जो कि एक important topic है pharmacokinetics में. Right? So सबसे पहले हम ना definition से start करेंगे. We'll be starting with the definition. So the bioavailability is the fraction or the proportion. ठीक है? The fraction or the proportion of the unchanged drug जो कि systemic circulation तक पहुंच जाता है. ठीक है, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट. ठीक है, यानी जब आपने बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन करना है ना, यू हैव टू बी रियली केयरफुल. ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू मस्ट इंक्लूड इन द डेफिनेशन. ठीक है, एंड देयर इज दिस वियर्ड स्ट्रिंग कमिंग इन द वे कि ये प्रोपोर्शन है अनचेंज ड्रग का जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट. Because circulation may be divided into systemic and portal. Portal circulation is a part of the GIT circulation. Systemic circulation main circulation है जिससे blood supply होता है to all of the organs except the liver. Actually liver की भी supply होती है, ठीक है, लेकिन मतलब most of the liver supplies by the portal circulation. Fraction of unchanged drug reaching the systemic circulation following administration by any route. इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, कीवर्ड्स हैं फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन. ठीक है, इवन परसेंटेज भी हम कह सकते हैं. फ्रैक्शन प्रोपोर्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग, बिकॉज जो ड्रग ऑल्टर होगी है ड्यूरिंग द पैसेज वे इट विल नॉट बी एबल टू हैव इट्स इफेक्ट. इसलिए डेफिनेशन में अनचेंज्ड लिखना इंपॉर्टेंट है. फ्रैक्शन प्रोपोर्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, जस्ट सर्कुलेशन नहीं लिखनी. ठीक है, एंड ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि ये वो प्रोपोर्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है अनचेंज ड्रग की जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है फ्रॉम एनी रूट, बिकॉज मल्टीपल रूट्स होते हैं ना. ठीक है, रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम एनी रूट. ठीक है, हम इसको टू मेक इट अ बिट मोर, हाउ शैल आई पुट इट, easier to understand, from any administrative route. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना आप, इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं या इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रूट. तो ये बात क्लैरिफाई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है. अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी जो ड्रग की है ना वो इम्पोर्टेंट है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग फंक्शन. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शो करना चाहें तो वी कैन मेक अ ग्राफ, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग. ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम रखा है एंड वाई एक्सिस पर वी हैव पुट द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये टाइम ज़ीरो है ना, इस पॉइंट पर कोई ड्रग एडमिनिस्टर की गई है एट टाइम ज़ीरो. ठीक है ना, तो अब ये तो टाइम है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ रही है. सो एक्स एक्सिस पर टाइम है. ठीक है, हम मिनट्स में लिख सकते हैं, सेकंड्स में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग. प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग जिसकी हम बायोअवेलेबिलिटी निकालना चाहते हैं, प्लाज्मा कंसनट्रेशन. ठीक है, ये टाइम ज़ीरो है ना, ये आप नोटिस करेंगे. फॉर एग्जांपल ये ओरल रूट से ड्रग दी जा रही है, दिस इज़ फ्रॉम लिपिनकॉर्ट, दिस डायग्राम. तो ये ड्रग की कंसनट्रेशन बढ़ने लगी है. ठीक है, अब जाहिर है फिर वो इवेंचुअली कम भी होने लगेगी. वाई, बिकॉज पहले ड्रग पीक करेगी प्लाज्मा में, उसके बाद एलिमिनेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये जो पर्टिकुलर कर्व है ना, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बिट, एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड. लेकिन इसको आप गौर से देखें, जस्ट लुक एट दिस फॉर अ वाइल. जो एरिया है ना इस ग्राफ के नीचे is a measure of the extent of bioavailability. Now, this might be a bit of difficult thing to understand if we take this curve individually. Sometimes students make that mistake. जब हम बायोअवेलेबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ उसका कर्व इस्तेमाल नहीं करते, वी यूज टू कर्व्स. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. अब द क्वेश्चन है कि दूसरी कौन सी कर्व है. दिस इज़ द curve for a drug that was, for example, administered by the oral route.
or we also have the curve for a drug that was introduced into the body or administered into the body intravenously. ठीक है, उस केस में आप देख सकते हैं कि 0 पर मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन। उसकी वजह यह है कि जब आप आईवी रूट से कोई किसी ड्रग को देते हैं ना, वो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तमाम सारी, और कोई टाइम भी नहीं लगता लेवल्स को बढ़ने में, तो किसी किसी चीज़ के तो जाना नहीं होता ना यूँ करके, वी काइंड ऑफ लाइक मेक इट लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाली कर्व है ना, इसके नीचे जो एरिया ना, इसको हम निकालते हैं, और ये जो ब्राउन वाली कर्व है उसके नीचे जो एरिया हम उसको निकालते हैं। ठीक है, और जो ओरल के नीचे एरिया है ना, उसको डिवाइड करते हैं आईवी के नीचे वाले एरिया से, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे उस तरह बायो अवेलेबिलिटी निकलती है ना, बिकॉज ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन है और ये टाइम है। ठीक है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ब्राउन। ठीक है, एंड जो एरिया अंडर द कर्व है ना ब्राउन वाला, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितनी टोटल ड्रग अवेलेबल थी इस्तेमाल के लिए। ठीक है, टोटल ड्रग एट पर्टिकुलर पॉइंट, नहीं थ्रू आउट द टाइम पीरियड की वो ड्रग ब्लड में मौजूद थी, टोटल ड्रग कितनी थी जब आपने उसको ओरल रूट से दिया। जब सेम ड्रग को आपने आईवी रूट से दिया, तो जो ब्लू कर्व आएगा ना, ब्लू कर्व के नीचे जो एरिया है ना, विच इज़ बेसिकली शोइंग दी प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड टाइम, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल थी व्हेन इट वाज गिवन बाय द आईवी रूट। तो ज़ाहिर है जब आप इसके नीचे वाले एरिया को इसके नीचे वाले एरिया से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ हाउ यू विल गेट द बायो अवेलेबिलिटी। सो इफ समवन वर टू आस्क यू कि आप मतलब ग्राफिकली बताएं कि ये हाउ यू वुड बी एबल टू फिगर दिस आउट, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वी ऑलरेडी डिफाइंड बायो अवेलेबिलिटी एज द फ्रैक्शन और द प्रोपोर्शन ऑफ अनचेंज ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है। फ्रैक्शन को हम पहले ही लिख चुके हैं, तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? जब हमने कोई फ्रैक्शन लेनी होती है, कोई परसेंटेज लेनी होती है, तो हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना। बाकी रूट से ना मल्टीपल वेज से लॉसेस होते हैं और टाइम भी लगता है, आईवी रूट से कोई भी लॉस नहीं होता, इसीलिए हम सेम ड्रग कि से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना आईवी रूट से, उससे कंपेयर करके उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व when this drug is administered orally and area under curve when the drug is administered via the IV route, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परसेंटेज में आ जाए। इससे हमें एक और बात पता चली है कि जब आप सेम ड्रग को डिफरेंट रूट से एडमिनिस्टर करेंगे ना, तो जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो डिफरेंट होगी। ये एक और पॉइंट है, when the same drug is administered via different routes, for example orally या sublingually, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है ना, दैट इज ऑल्सो हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। सही, अच्छा, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायो अवेलेबिलिटी एक ड्रग की कितनी होती है व्हेन इट इज़ गिवन वाया द आईवी रूट? तो हम कहते हैं कि उस केस में जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो यूनिटी है, यानी मैक्सिमम है, यानी 100% है। और ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी हमेशा 100% से कम होती है। देयर आर 2 रीजंस, एक तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होती एंड सेकेंड इज फर्स्ट पास एलिमिनेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वी काइंड ऑफ नो कि एब्जॉर्प्शन क्या है। राइट, इसमें आप देखें एब्जॉर्प्शन को डिफाइन किया हुआ है। एब्जॉर्प्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये ड्रग का ट्रांसफ़र कहना चाहिए बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज व्हाट वी डिफाइनिंग। ड्रग का ट्रांसफ़र साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक, ठीक है, वाया सेवरल मैकेनिज्म्स। तो ये जो एक्सटेंट है ना एब्जॉर्प्शन की, वो अफेक्ट करेगी बायो अवेलेबिलिटी को, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पास एलिमिनेशन का भी अफेक्ट होगा। सो इधर हम लिखते हैं ना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी को, अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको हम ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, यानी जो ड्रग ओरली एडमिनिस्ट्रेड है ना, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत सारी ड्रग्स हैं उनकी जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि जो एब्जॉर्प्शन थी वो कंप्लीट नहीं हुई। इसको भी अब एक्सप्लेन करेंगे हम, एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट से फ्रेश हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पास एलिमिनेशन। फर्स्ट पास एलिमिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ टू डू विद द लिवर। तो ये बातें आपको सारी समझ आएंगी एज वी विल मूव फॉरवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ज़रूरी नहीं है कि ड्रग की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं। पहले थोड़ा आइडिया गेन करने के लिए ना रूट्स को देखें। ओरल रूट है, इंट्रावीनस है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, ट्रांसडर्मल है, रेक्टल है, इनहेलेशन वाला रूट है, सबलिंगुअल रूट है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन पैटर्न अभी इधर लिखा हुआ है। ओरल में जो अब्जॉर्प्शन पैटर्न है ना वेरिएबल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करें। एडवांटेजेस, सेफ है, सबसे कॉमन है, कन्वीनियंट भी है, इकोनॉमिक भी है। डिसएडवांटेजेस, अब्जॉर्प्शन नॉर्मली ओरल रूट से लिमिटेड होती है। आपने साथ में कुछ खाया तो दैट विल टेंड टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अब्जॉर्प्शन। पेशेंट नीड्स टू एग्री टू इट, कंप्लायंस पेशेंट की इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि अभी वो ब्लड स्ट्रीम में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया ही नहीं और पहले ही मेटाबोलाइज हो जाए। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पास एलिमिनेशन, ठीक है। सही है, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन का कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। इधर हमने एब्जॉर्प्शन की बात की है कि पैसिवली डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड भी होती है और एक्टिव भी होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। देखो, जब अब्जॉर्प्शन होनी होती है ना उसके लिए कोई ना कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड्स टू बी क्रॉस्ड फर्स्ट, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम की क्यों ना हो, ठीक है। सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड्स टू बी क्रॉस्ड फर्स्ट। जो रेट है ना और जो एफिशिएंसी है ना कि कितने टाइम में हो रही है और कितनी इफेक्टिवली हो रही है एब्जॉर्प्शन, डिपेंड करती है ऑन बोथ फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट में है, वो इन्वायरमेंट जहाँ ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है, एंड ड्रग के जो अपने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक ही रूट है जिससे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है एंड वो आईवी रूट है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, सही है। अच्छा, जब भी एब्जॉर्प्शन होनी है ना तो कोई ना कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड्स टू बी ट्रेवर्स्ड। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर कोई ड्रग है ना आपने उसको एडमिनिस्टर किया है वो बहुत ही हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो वो इस लिपिड बायलेयर को ना क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो लिपिड बायलेयर्स है ना दे टेंड टू बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो लिपिड बायलेयर्स हैं दे टेंड टू बी हाइड्रोफोबिक। एक हाइड्रोफिलिक ड्रग कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू इट पैसिवली और इवन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर बहुत ही हाइड्रोफिलिक ड्रग है ना उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कंप्लीट ही नहीं होगी बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक। एटेनोलॉल इज़ एन एग्जांपल, ठीक है। अब ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर कोई ड्रग बहुत ही लाइपोफिलिक है ना तो उससे भी मसला होगा बिकॉज जो लिपिड बायलेयर है ना इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। सो फॉर अ ड्रग to be having good absorption, for a drug to be absorbed well, it needs to be slightly hydrophilic and slightly lipophilic. तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा lipophilic है ना तो मसला ये होगा कि if somehow it were to reach the cell membrane directly तो अच्छी absorption होती है, लेकिन cell membrane की sides पर water होता है। अगर वो बहुत ही lipophilic है तो वो water में soluble नहीं होगी, उसकी भी absorption नहीं होगी, ठीक है। and the example is aciclovir। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि ड्रग को ना तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक होना चाहिए। बोथ इज़ बैड बिकॉज एब्जॉर्प्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज कि सेल मेम्ब्रेन नीड्स टू बी क्रॉस्ड, ठीक है। एटेनोल के साथ क्या प्रॉब्लम है, टू वाटर सॉल्युबल,
टू का मतलब ये है कि एक्सेसिवली सो, टू द एक्सटेंट दैट इट्स बैड नाउ। तो ये दिस इज़ वाई एटेनोल की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इनकम्प्लीट होती है ओरल रूट से, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स बायो अवेलेबिलिटी, बिकॉज एटेनोल, इसको मैं इससे याद करते हैं वाटर सॉल्युबल ना, एटेनोल, और भी आप तरीके निकाल सकते हैं बिकॉज दिस माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू। टू वाटर सॉल्युबल एटेनोल, ठीक है, इसलिए इसकी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है ओरल रूट से। तो देखिए ना, आपने किसी चीज़ को बाय माउथ लिया है, अब वो आप क्रॉस करेगी आपकी स्टमक में जाएगी और इंटेस्टाइन में, स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों में एब्जॉर्प्शन होती है टू वेरिएबल एक्सटेंट। लेकिन स्टमक में क्या होता है, स्टमक में ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं ना, एपिथेलियम ने विलाय बनाए होते हैं, ठीक है, होता है ना, यूँ करके एक विलाय होता है, ये हमारे पास सारी एपिथेलियम है, यूँ करके विलाय होता है, ये ल्यूमेन है जिसमें बेसिकली ड्रग है, अंदर यूँ करके लैक्टियल होता है और लैक्टियल को ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना, ये एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं ना, ल्यूमेन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना एब्जॉर्प्शन है। बीच में ये आते हैं इंटेरोसाइट्स आते हैं, इंटेरोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एंडोथीलियम भी आती है। तो ज़ाहिर है दीज आर बैरियर्स, एंड ये बैरियर्स क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है। तो अगर आपने एक ऐसी ड्रग दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, उसकी लिमिटेड अब्जॉर्प्शन होगी, अ लॉट ऑफ इट विल सिंपली बी एक्सक्रीटेड इन द फीकल मैटर। सिमिलरली एक ऐसी ड्रग है, फॉर एग्जांपल एसिक्लोवर, आई एम नॉट श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, विच इज़ टू फैट सॉल्युबल। तो उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जनरली ना जब फॉर एग्जाम्पल हर मेम्ब्रेन में ना फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स का जो वाटर लविंग पोर्शन होता है ना वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो इसलिए ना पानी आकर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है बाहर की तरफ। तो जब भी कोई ड्रग आती है ना उसको पहले इसको क्रॉस करने से पहले ना वो पानी को इसके साथ इंटरेक्ट करती है। अगर कोई ड्रग टू फैट सॉल्युबल होना तो वो इस पानी में जा ही नहीं सकेगी, सॉल्युबलाइज ही नहीं हो सकेगी, तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन लिमिटेड होगी। सो दिस इज टू फैट सॉल्युबल, ठीक है, टू फैट सॉल्युबल, सो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है, इस ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको कंसिडर करना है। आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पी ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ये बातें इधर एक्सप्लेन्ड है लिपनकॉट में, एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ना वो एक मल्टी ड्रग ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। मल्टी ड्रग बहुत सारी ड्रग्स के लिए, ट्रांसमेम्ब्रेन पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मॉलिक्यूल्स जिसमें ड्रग्स भी शामिल हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी बॉडी में एक्सप्रेस्ड होता है। उसके फंक्शंस में क्या है, लिवर में ये ट्रांसपोर्ट करता है ड्रग्स को बाइल में एलिमिनेशन के लिए, किडनी में ये पंप करता है ड्रग को यूरिन में एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, प्लेसेंटा में ये ट्रांसपोर्ट करता है ड्रग को बैक इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, बिकॉज वी डोंट वांट के वो ड्रग्स जो कि मदर अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए ले रही है वो प्लेसेंटा में जाकर बेबी को भी इफेक्ट करें। In the intestines, transporting drugs into the intestinal lumen and reducing the drug absorption, ठीक है, I'm sure you can see a pattern। तो जो हमारे लिए बात इंपॉर्टेंट है ना वो ये इंटेस्टाइन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन राइट नाउ। इन द इंटेस्टाइन ये ड्रग को जो कि एब्जॉर्ब हो चुकी है उसको पंप करता है बैक इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, यानी ये भी ग्लाइकोप्रोटीन जब काम कर रहे होते हैं ना तो वो रिड्यूस कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, लिवर में बाइल में थ्रू कर रहे होते हैं, किडनी में यूरिन में कर रहे होते हैं, प्लेसेंटा में मदर सर्कुलेशन में कर रहे होते हैं, इंटेस्टाइन में बैक इनटू द ल्यूमेन, ठीक है। उन एरिया जहाँ पर इन पी ग्लाइकोप्रोटीन्स की हाई एक्सप्रेशन है ना, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स रिड्यूस करते हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन को, ठीक है, सो एंड दे हैव दिस लिंक विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। सो अनदर फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, जिनकी एक्सप्रेशन इंटेस्टाइन में होती है। फोर्थ पॉइंट है ना इज दैट सर्टेन ड्रग्स इनको आप ओरल रूट से देना तो वो जब स्टमक तक पहुंचते हैं तो स्टमक में जो सिक्रीशन है ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड द एग्जांपल ऑफ दैट इज पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और इंसुलिन। इंसुलिन वाली बात ना आई एम प्रीटी श्योर हम सेकेंड ईयर में एक बार कंसिडर कर चुके हैं।
So these are sensitive to gastric secretions. हम लिख सकते हैं destroyed by acid. सो हमने यही कहा था ना इनिशियली कि ओरल रूट से बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती. दो वजूहत हैं. अब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होती है और बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास एलिमिनेशन. तो इस बात को तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि अब्जॉर्प्शन क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर ड्रग बहुत हाइड्रोफिलिक हो तो दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. इफ़ इट इज़ टू हाइड्रोफिलिक लाइक एटेनोलॉल तो उसकी अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी. इफ़ इट इज़ टू लाइपोफिलिक लाइक इसिक्लोवर तब भी अब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होगी. पी ग्लाइकोप्रोटीन्स आर अ प्रॉब्लम जो कि कभी भी अब्जॉर्प्शन को कंप्लीट नहीं होने देते हैं. एंड कुछ सर्टेन ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अब्जॉर्ब होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जीआईटी में, तो ऑब्वियसली उनकी अब्जॉर्प्शन लिमिट हो जाएगी. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पास एलिमिनेशन विच इज़ टेस्टेड अ लॉट. हाउ इज़ दिस गोइंग टू कंट्रीब्यूट to reduced bioavailability of a drug which was administered by the oral route.